बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 मई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक अहम ऐलान। कल 25 मई बरोज़ हफ्ता डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुजाहरे का एहतमाम कर रही है, एक प्रोटेस्ट मुनक्कद करने जा रही है। मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा, मैं भी उसमें शरीक हूँगा। अगर आप कोपनहेगन के गिरदोनवा में रहते हैं या वहाँ पर पहुँच सकते हैं इस मुजाहरे में 25 मई बरोज़ हफ्ता तकरीबन 2 बजे दोपहर। अब आते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि चौधरी निजामुद्दीन फेल हो रहे हैं। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अब आलमी इदारे कह रहे हैं कि चौधरी निजामुद्दीन फेल हो रहे हैं। चौधरी निजामुद्दीन ने कोई ज्यादा वादे तो नहीं किए थे, जो इक्का दुक्का वादे किए थे उसमें भी चौधरी निजामुद्दीन फेल हो रहे हैं। और ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये IMF के और आलमी इदारों के वर्ड्स हैं। याद कीजिए कि चौधरी निजामुद्दीन ने पाकिस्तान के अंदर तमाम जुल्म किया, रजीम चेंज की, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के समाजी फैब्रिक का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की सहाफत से लेके सियासत तक सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन आखिर पर एक वादा किया था चौधरी निजामुद्दीन ने, और वो ये वादा किया था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। याद कीजिए, उसके साथ साथ ये बताया था कि $25 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो तो सिर्फ सऊदी अरब से आएगी, और बताया था कि आपको मईशत जो है उसको रिकवर करके दिखाएंगे। अब मैं आपके सामने ये अदादो शुमार रखने जा रहा हूं जो IMF जारी कर रहा है, हम नहीं कह रहे, जो बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरे खित्ते में, जी हां, पूरा जो खित्ता है उसमें पाकिस्तान की GDP सबसे बदतरीन हालत के ऊपर ग्रो कर रही है। 2021 में आपको पता है कि जब उठना शुरू हुआ था हमारा मुल्क, GDP उसकी या हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी मुल्क की मईशत की, वो इमरान खान की सरबराही में जब उठना शुरू हुई थी तो हम 5.8% पर ग्रो कर रहे थे। उसके बाद 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उस टाइम हम पीक पर जा रहे थे 6.2% के ऊपर। ये हमारे नंबर नहीं है, अब ये खुद जारी करते हैं। ये नून लीग की जो हुकूमत थी उसने भी ये नंबर्स माने और जारी किए, अभी भी ये मान रहे हैं, और सरकारी तौर पर ये जो इनके जारी करदा नंबर हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में 6.2% पर इकॉनमी ग्रो कर रही थी, और फिर रजीम चेंज की गई। नॉर्मली तो आपको पता है कि इकॉनमी अगर 6.2% पर ग्रो कर रही हो तो इकॉनमी को ऐसा बल्ब तो है नहीं कि आपने बटन से बंद कर देना है कि एकदम उसने धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाना है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतना अननेचुरल काम किया चौधरी निजामुद्दीन ने कि इन्वेस्टर शेक होकर रह गया, पूरे मुल्क के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया और हमारी इकॉनमी आसमान से ज़मीन पर धड़म करके गिरी। जी हां, ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। और 2023 का नंबर था -0.2%। कितना जी? -0.2। 6.2 से माइनस, ये प्लस में नहीं है, 6.2% से -0.2। आसमान से जमीन की पाताल में जाकर हमारी इकॉनमी गिरी। और गिराई किसने? एक जिम्मेदार है, उसका शख्स जनरल बाजवा, और उसके बाद जाहिर है अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हीं की पॉलिसीज को डबल डाउन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनके खाते में पड़ना है। 2024 में जो इकॉनमी की ग्रोथ है, दोबारा इंटरनेशनल नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं, वो मैक्सिमम 2% का तखमीना है। मुझे वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल इदारे कह रहे हैं तो जो सच है वो आपके सामने रिपोर्ट करना है। तो 6.2 से रजीम चेंज करके -0.2%, और अब 2% के ऊपर ग्रोथ की बात हो रही है, और पूरे खित्ते के अंदर ये बदतरीन GDP है। अब आते हैं दूसरे नंबर्स की तरफ। दूसरा वादा चौधरी निजामुद्दीन ने यह किया था कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, 25 तो सिर्फ सऊदी अरब से लाएंगे। याद कीजिए, चौधरी निजामुद्दीन ने यह कहा था कि 10 अरब तो हमने वापस ही नहीं देने। ये साफियों ने हमें बताया कि उनको यह बताया गया SIFC बनाई गई, हमें बताया गया कि मुल्क को SIFC बचाएगी। 9 मई हुआ तो उसके बाद बताया गया कि ये शरपसंद हैं, ये इकॉनमी खराब करना चाहते हैं, हमें इनकी कमर तोड़ने दें, हमें इन्हें 9 मई के अंदर गद्दार, बागी, मुल्क दुश्मन करार देने जेलों में डालने दें, फिर देखिएगा इकॉनमी कैसे उठी।
और वो सब कुछ कर लिया। 13,000 से ज़्यादा लोगों को जेलों में डाला चौधरी निज़ामुद्दीन ने, बदतरीन तशद्दुद किया, औरतों को जेलों में डाला, मनमानी की, जो दिल किया वो किया। और आज हालत क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोबारा हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल इदारे बता रहे हैं। आज आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपकी जीडीपी की शरह की 13% के ऊपर है। जी हां, 13% के ऊपर। ये मुल्क की तारीख के पिछले 50 सालों में ये बदतरीन नंबर है। जी हां, पिछले 50 सालों में इससे बदतरीन नकम्मा जो काम है वो नहीं। अब जो गांव में बैठे लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो अक्सर ये समझते हैं कि ये जो ऊपर खाए जा रहे पैसे सानू की, किसी ने टैक्स का पैसा खा लिया सानू की, ये तो सरकारी पैसा है। आज तक मुझे वो ताया सरकार नहीं मिला कि वो कौन है, वो मामा सरकार या चाचा सरकार या वो सरकारा बीबी, वो कौन है। तो जब आप सरकारी पैसा कहते हैं तो वो आपका पैसा है। जब सरकारी पैसों को ऐसे बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है तो माचिस पर, पेट्रोल के लीटर के ऊपर, बच्चे के पैम्पर के ऊपर, बच्चे के दूध के ऊपर, आप ब्रूफन की गोली के ऊपर जो टैक्स देते हैं उससे ये सरकार का पैसा बनता है। सरकार किसी बंदे का नाम थोड़ी है जो कहीं रहता है जिससे आप मिलते हैं, ये सरकार का पैसा है। सरकार कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये आप सबका पैसा जो टैक्स से इकट्ठा होता है। तो जब ये पैसा बर्बाद करते हैं, 3-3 करोड़ के टायर डलवाते हैं गाड़ियों को, तो आपकी जेब से वो पैसा निकलता है, आपका टैक्स बढ़ता है। तो अब ये जो नंबर हैं जो आपने इधर से सुनने इधर से निकाल देने, आपको लगता है हमें क्या जी, ये तो अमीर लोगों को पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, ये तो अमीर लोगों को पता होगा जीडीपी क्या है, ये क्यों 6% पे ग्रो कर रही थी, सानू की अगर माइनस 0.02 पे कर रही है, सानू की अगर वो अब 2% पे करेगी। आप ही को है जनाब। आपको बिजली का यूनिट 18 रुपए पे मिलता था ना, अब आपको बिजली का यूनिट 85 रुपए पे मिलता है। इसी वजह से मिलता है। इसलिए ये फरसूदा बात ना सोचा करें कि जो हो रहा होता रहे सानू की। बहरहाल ये हमने आपको बताना था कि चौधरी निज़ामुद्दीन फेल हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, आलमी इदारे कह रहे हैं। अब चौधरी निज़ामुद्दीन एक तरफ तो जो उन्होंने एक ही प्रॉमिस किया था, और कोई लंबे चौड़े प्रॉमिस नहीं किए थे, एक ही प्रॉमिस किया था, उसमें भी वो फेल हो गए। दूसरी तरफ जो ज़रा थोड़ी सी हमारी एक, आप ये कह लें कि ज़रा रोब दबदबा होता है हर मुल्क का, एक इंटेग्रिटी होती है, उसको हिंदुस्तान वाले इलेक्शन में रोज़ हमें मांझा लगा रहे हैं। पिछले दिनों मोदी ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। जी हाँ, ये मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने, बीजेपी कह रही है वहां पर कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 20 लोगों को घुसकर मारा और दोबारा भी मारेंगे, और 3 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा को उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद आज का नया बयान है बीजेपी का कि अगर पाकिस्तान अपने आप को महफूज समझता है तो मत समझे, हम किसी भी वक्त गैर महफूज कर देंगे। ये आज का है। तो इकोनॉमी का आपने रजीम चेंज की, मर्जियां की, इकोनॉमी की तबाही तो आपने की। दूसरी तरफ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और तीसरी तरफ मुल्क के अंदर खुसरे जो हैं, ख्वाजा सरा जो हैं, वो उमर रसीदा सियासतदानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, ब्लेडों से उनके गले काटने की कोशिश कर रहे हैं। यास्मीन राशिद जैसी खातून जो हैं, जिनका एहसान है इस मुल्क की बहुत सारी बेटियों पर, माओं पर, वो एक गायनाकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं सारी उम्र, वेल अचीव्ड, वेल अकम्पलिश्ड एक वो डॉक्टर हैं। 73 ईयर्स की एज में आज वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, पिछले 1 साल से जेल में वो तनहा वो जेल गुजार रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजी मरियम की तरह नहीं है कि पूरा लाओ लश्कर साथ होता था और डॉक्टर भी पहुंचते थे और खाने भी पहुंचते थे। तो कहने की बात यह है कि एक तरफ तो निज़ामुद्दीन ने यह जुल्म किया इन औरतों को अंदर रख के। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है 73-74 ईयर्स की एज, कैंसर सर्वाइवर, इस उम्र के इस हिस्से में जमहूरियत की लड़ाई लड़ रही। मेरे ख्याल में तो वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ी उनका कंट्रीब्यूशन है। एक तरफ आपने उन सबको गुलाम बनाकर जेलों में रखा हुआ है अपने तरीके से, दूसरी तरफ आपने इकोनॉमी की तबाही फेर दी है जो आपको बताया, तीसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो रोज़ हमारा मजाक उड़ाता है, चौथी तरफ मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, पांचवी तरफ किसान जो है उसकी तबाही फेर के रख दी है, छठी तरफ बच्चों के पास किताबें नहीं है स्कूल के अंदर, सातवीं तरफ अगर आप देखें तो आप मामूली वाकयात कर रहे हैं। पहले बहावल नगर के अंदर हुआ, अब एक मेजर साहब ने पास्को वाले की ठुकाई की। सातवीं तरफ आपको अभी एक वाकया सुनाते हैं कि किस तरीके से सीटीडी वालों ने कार्रवाई की है। तो कहने का मतलब यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन हर एंगल पर फेल हो रहे हैं। और आठवीं तरफ जजेस, 6 जजेस खत लिख चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके साथ क्या कुछ कर चुकी हैं फैसले दिलवाने की तरफ। और आठवीं और नौवीं तरफ आप देखिए कि इद्दत और निकाह का केस भी ऑलमोस्ट उड़ गया। साइफर केस में आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि जो इमरान खान कहता था वो दुरुस्त कहता था। तो कोई एक बात है, पता नहीं
नहीं कहाँ तक लिस्ट जानी है, हर तरफ आप हार चुके हैं। और एक रही सही कसर थी इकोनॉमी की, इन्वेस्टमेंट की, जो आपने एक झूठा वादा किया हुआ था वो भी फुस हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा जी, सेनेट के अंदर हुकूमती अरकान जो हैं, स्पेशली जिनको पहले भी सज़ा हो चुकी है तलाल चौधरी साहब को जजेस के साथ बदतमीज़ी करने पर, उन्होंने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और उसके साथ फैसल सब्जवारी साहब ने कराची से, उन्होंने जजेस के ऊपर भरपूर तनकीद की है, गोलाबारी की है। और ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ को तो पहले सज़ाएं भी हो चुकी हैं तौहीन अदालत करने पर। उनका एतराज़ ये है कि जजेस ने हमें प्रॉक्सी कह दिया है, जजेस ने हमें ये कहें कि हम जजेस के सरों से फुटबॉल खेलेंगे, ये जजेस की मिट्टी पलीत करें, उन्हें धमकियां दें, उनकी दूसरे लफ्ज़ों में माजरत के साथ माँ बहन एक कर दें, और जजेस वापसी पे सिर्फ इतना भी ना कहें कि प्रॉक्सी है। तो ये हसनात मलिक साहब की एक रिपोर्ट है, अच्छे रिपोर्टर हैं हसनात मलिक, वो ये कहते हैं कि जजेस पर ये जो सारा प्रेशर है, इसकी वजह यह है कि इन्हें अब नज़र आ गया है 6 जजेस के ख़त के बाद कि जजेस ने अब प्रेशर नहीं लेना, और प्रेशर जब नहीं लेना तो जो केसेस हैं वो आपके सामने सारे के सारे। अभी आपको हवाल बताता हूँ इद्दत में निकाह वाले केस का और साइफर वाले केस का, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो वो जो केसेस हैं सारे फ्रिवलेस हैं। तो अब अदलिया जब डरेगी नहीं, प्रेशर में नहीं आएगी, तो वो फ्रिवलेस केसेस को उठाकर बाहर फेंकेगी। तो वो कहते हैं कि तमाम प्रेशर डालने की पर्पज़ ये है कि ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल जाए। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए जजेस के ऊपर सारी शोला बयानी हो रही है। और दूसरी बात, फैसल सब्जवारी साहब ने कहा कि फैसल वाडा को तौहीन अदालत इसलिए दी गई है कि वो कराची के रहने वाले हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि जैसे चौधरी निज़ामुद्दीन का जब दिल करता है वो मुल्की सलामती को इस्तेमाल करते हैं 9 मई बनाकर, जब दिल करता है पाकिस्तान में तौहीन मज़हब को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जब दिल किया जाता है लसानियत को इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप देख लीजिए कि ये कितने जालिम ये लोग हैं, ये मुल्क को तोड़ने के लिए कितने कोशा हैं, ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाने के लिए किस किस कदर कोशा हैं कि ये दरेग नहीं करते कोई भी मुंह से लफ्ज़ निकालने पे। मुझे ये बताइए कि तौहीन अदालत पर यही जो 7 तलाल चौधरी खड़े थे, इनको तौहीन अदालत, क्योंकि इन्होंने अदलिया की तौहीन की थी, 5 साल के लिए नायल हुए थे, इनका डोमिसाइल देखकर इनको तौहीन अदालत लगी थी। तो मेरा मशवरा तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि इन सब ने बदतमीजी कर ली, 2 तो इसमें, बल्कि वो जो डंटोनक हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब, ये तो हो गए पंजाब से, ओन चौधरी साहब, तो इनको पकड़ें पंजाब से, और अब सब्जवारी साहब को और वाडा साहब को और जो और मुस्तफ़ा कमाल, इन 3 को पकड़ें वहाँ से, और अदालत कहे कि ये डोमिसाइल बराबर कर रहे हैं तुम लोगों के, ये डोमिसाइल्स की अटेस्टेशन हो रही है तुम लोगों की। तो आप सारी ज़िंदगी हैं तो हम भी महाजर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी अमृतसर से, जब आप यूपी सीपी से उठकर कराची आए थे तो हम अमृतसर से आए थे, हमने तो आज तक अपने आप को महाजर नहीं कहा, हमने तो कहा अब हम पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तानी हैं। तो एक तरफ हम महाजर कार्ड बेचते हैं, दूसरी तरफ लसानियत फैलाते हैं, तीसरी तरफ अदालतों पर हमला करते हैं, और जब अदालतें जवाब देती हैं तो लसानियत का कार्ड जो है वो खेला जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो क्विकली आपको हवाल देना है कि इद्दत में निकाह का केस जो है वो ऑलमोस्ट उड़ गया है, उसका फैसला महफूज हो गया है। 29 तारीख को मेरा तज्जिया यह है कि उस केस को अदालत उड़ा देगी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये केस पहले एक मोहम्मद हनीफ नामी किसी बंदे से ये केस दायर करवाया गया कि जी इमरान खान ने इद्दत में निकाह कर लिया। बाद में आपको पता है हमारा निज़ामुद्दीन है तो नालायक ही ना, हम ऐसे ही लंबर वन एक दूसरे को करते रहते हैं। मैंने कल भी बताया कि PIA नंबर 1 और फलाना नंबर 1, हम बिल्कुल नंबर 1 नहीं है, ये नंबर नहीं, मैं नंबर 1 कह रहा हूँ। तो ये हम हैं तो नालायक शदीद किस्म के। बाद में किसी वकील ने बताया कि जनाब मोहम्मद हनीफ साहब का इससे क्या लेना देना, कौन सा मोहम्मद हनीफ साहब ने रिश्ता करवाना था इमरान खान साहब का, और लाग में, लाग कहते हैं वो जो इनाम के तौर पर रिश्ता करवाने पे, कि तो मोहम्मद हनीफ साहब ने जो इमरान खान का रिश्ता करवाना था उसमें उनको लाग में अंगूठी मिलनी थी, जो उनका नुकसान हुआ उनको अंगूठी नहीं मिली कि उन्होंने बुशरा बीबी से शादी कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि वकील ने बताया कि कल को जब अदालत पूछेगी कि मोहम्मद हनीफ साहब बुशरा बीबी आपकी बहन है, तो कहेंगे नहीं। आपकी बेटी हैं, वो कहेंगे नहीं। आपका उनके साथ पहले शादी हुई थी, वो कहेंगे नहीं। तो मोहम्मद हनीफ साहब, आप जो इमरान खान है उनकी शादी पहले आपकी हमशीरा से हुई थी जिनको छोड़ के उन्होंने दूसरी शादी की, या आपकी बेटी से हुई थी। ये मैं कोई गाली गलोच के सिलसिले में नहीं कह रहा, ये मैं कानूनी बातें कर रहा हूँ, नुक्ते की बातें कर रहा हूँ। मीन वो पूछेंगे आपका इसमें क्या नुकसान है, लोकस ऑफ स्टैंडाई क्या है आपको इमरान खान साहब के निकाह करने से क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो जवाब होना था कोई नहीं, तो केस उठा के बाहर फेंक देना था।
तो मोहम्मद हनीफ साहब ने भी इसी रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर, इसी के थ्रू वकील जो केस है वो फाइल किया था। फिर खुद से मोहम्मद हनीफ साहब का केस जो है वो वापस लिया गया, और केस वापस लेने के बाद इन्होंने किया क्या कि उसी वकील को इस्तेमाल करके फिर खावर फरीद मानिका से ये केस दायर करवाया गया। तो आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा कि आप चेक करें, मोहम्मद हनीफ का वकील भी वही था और फिर खावर मानिका का भी वही था जब उन्हें तशद्दुद करके उनसे ये केस करवाया गया। खैर अता मानिका जो मानिका फैमिली के बड़े हैं उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि खावर मानिका से जो केस करवाया गया है ये तशद्दुद करने के बाद करवाया गया, वरना उनकी तलाक हो चुकी थी और तलाक के बाद उनकी बीवी जिससे मर्जी शादी करे इससे उनका क्या लेना देना है। बहरहाल ये सिचुएशन आपके सामने। दूसरी तरफ साइफर में कल हुकूमत मानी थी, परसों, कल मैं कह रहा हूं मतलब परसों हुकूमत जुमेरात वाले दिन मानी थी कि इमरान खान ने जो साइफर में कहा था वही सच है। 2 साल के बाद माने थे, पहले कहते थे इमरान खान झूठ बोल रहा है। कल जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन कल, अब इन्होंने बुध वाले दिन कहा कि इमरान खान सच बोल रहे थे जो कह रहे थे। जुमेरात वाले दिन अब अदालत में क्या कहता है प्रोसिक्यूटर कि आप ये केस का ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, हम भी समझते हैं मतलब खुद मान रहे हैं कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, तो आप इसे वापस रिमांड कर दीजिए। तो अदालत ने पूछा कि आप यही समझ रहे हैं कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, ट्रायल में जो फेयर ट्रायल का प्रोसेस है उसे पूरा नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा जी मुझे ऐसा ही लगता है कि आप केस वापस कर दें। ये 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। इस कदर हमारे निज़ामदीन नालायक हैं, उनके पूरे हरकारे नालायक हैं। सवाए गाली गलोच, डंडे मारने, तशद्दुद करने, अपने हल्फ को और अपने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के अलावा इनके पल्ले और कुछ नहीं है। ढंग से एक झूठा केस तो बना नहीं सकते आप, वो आपसे तो चलता नहीं है, वो अदालतों के अंदर उड़ गया। और अब इनको परेशानी है कि जजेस खड़े हो गए हैं तो वो तो इन झूठे केसों को उठाकर बाहर फेंकेंगे तो उनका क्या बनेगा। अच्छा जी, अगला काम देखें इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये सिंध रेंजर्स के लांस नाइक, उन्होंने ये बताया है अब कि उनका भांजा 19 मई को इराक से कराची आया, और जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो उसने पंजाब जाना था कराची से, तो वो वहां से निकल कर एक बस स्टॉप पर पहुंचा बस लेने के लिए। वहां पर सीटीडी वालों ने अपनी पुलिस की जो ऑफिशियल वैन थी उसमें उसको उठा लिया, और फिर भांजे को कहा कि बता भी तेरा वारिस कौन है कराची में, उससे पैसे लेने हैं हमने। भांजे ने मामू का नंबर दे दिया जो लांस नाइक है सिंध रेंजर्स के अंदर, फौजी है वो। लांस नाइक साहब जो है, सिंध रेंजर्स का मतलब फौज का ही एक इदारा होता है रेंजर्स भी। तो उसने भांजे ने मामू को फ़ोन किया और उनसे बात करवाई सीटीडी वालों से। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया तवान लेंगे। ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है आपका, इसने टेररिज्म के साथ पूरा आना है। और ये ज़हन में रखिएगा कि जो सीटीडी पुलिस होती है उसका गहरा चोली दामन का साथ होता है आपके चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, हमारी मिलिट्री के जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके साथ, उनके लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग उनके इस डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं। तो तब ये हालात हैं। खैर वो लांस नाइक साहब जो हैं उन्होंने सौदा किया तो 15 लाख की बजाय सौदा तय हुआ 1 लाख पर। 1 लाख रुपया लेकर वो थाने पहुंचे और साथ उन्होंने अपने अफसरान से बात की, वो भी उनके साथ पहुंचे उस थाने। जब वो 1 लाख उनसे लेने लगे और उनका भांजा देने लगे तो वहां पर उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस वालों को। और फिर मामूली वाकया हुआ सीटीडी के थाने के अंदर भी, फिर छितरो छितरी काम हुआ और मामूली वाकया हुआ। उसके बाद आईजी सिंध ने एसएसपी को जो है हटा दिया और एसएचओ को जो है वो बर्खास्त कर दिया। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर कि लांस नाइक के भांजे से 15 लाख मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं दोगे तो इसको झूठा जो है वो हम टेररिस्ट बना देंगे, और लाख रुपए पे सौदा तय होता है। और चौधरी निज़ामुद्दीन फिर खुद अपने लोगों के साथ सीटीडी पर जाकर छापा मारते हैं और ये सब कुछ होता है। तो ये इन्होंने हालत कर दी है मुल्क की, इस हद तक ये ले गए हैं मुल्क को। और आप खुद समझें कि मामला जो है वो हो क्या रहा है और जा किस तरफ रहा है। खबरें तो और भी कुछ थीं जो मैंने आपके सामने रखनी थी, लेकिन अब वक्त कम है, इस वजह से मैं मज़ीद खबरों की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।